नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में कहते हैं अलंकार। देखिए, बहुत सारे बच्चे मानते हैं कि ये टॉपिक बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर इसका यूज क्यों किया जाता है लैंग्वेज में। तो देखिए, इनहेंस ब्यूटी एंड इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज, भाषा की सुंदरता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए। यूज इन पोएट्री, लिटरेचर एंड डेली स्पीच, कविता, साहित्य और रोजमर्रा की भाषा में इसका उपयोग किया जाता है। मेक्स एक्सप्रेशंस मोर विविड एंड क्रिएटिव, अभिव्यक्तियों को अधिक स्पष्ट, जीवंत और रचनात्मक बनाता है। कहने का मतलब किसी लैंग्वेज की ब्यूटी यानी उसकी सुंदरता और उसके इम्पैक्ट, प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं। एक सीधा सा एग्जांपल है, जैसे किसी महिला को आप आभूषण पहनाते हो तो उसकी सुंदरता और उसका प्रभाव अलग ही दिखता है। वैसे ही लैंग्वेज में फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। सबसे पहला है सिमिली। इसका मतलब होता है उपमा। देखिए, इसमें क्या होता है, दो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है और उसके लिए हम इंग्लिश के दो वर्ड है लाइक या एज, इन वर्ड को यूज करते हैं। देखिए कैसे, सी इज एज ब्यूटीफुल एज ये रोज, वह गुलाब की तरह सुंदर है। तो देखिए, इनका जो गुण है ब्यूटीफुल, सुंदरता का, इसकी तुलना की गई, सी की तुलना रोज के साथ की गई है। ठीक है, किसी औरत की तुलना रोज के साथ की गई है कि वो गुलाब की तरह सुंदर है। किसका यूज किया हमने, एज का। तो ये हमारा हो गया सिमिली। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे ही रन्स लाइक ए टाइगर, वह बाघ की तरह दौड़ता है। तो सॉरी, ही रन्स लाइक ए टाइगर, तो ही जो है, ही की जो हमने यहाँ पे तुलना किससे की गई, टाइगर की। किस सेंस में, रन्स, दौड़ने के, मतलब उसका गुण हो गया। तो यहाँ लाइक का यूज किया तो सिमिली हमारा यहाँ फिगर ऑफ स्पीच हो गया। नेक्स्ट, लाइफ इज लाइक ए जर्नी, जीवन एक यात्रा की तरह है। तो लाइफ की जो तुलना की गई है किससे, जर्नी से की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लाइक का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिमिली। नेक्स्ट, दूसरा होता है मेटाफोर। मेटाफोर मतलब रूपक। देखिए, सिमिली और मेटाफोर में एक डिफरेंस है। मेटाफोर में भी हम तुलना करते हैं दो व्यक्ति या वस्तुओं के गुणों की, लेकिन यहाँ लाइक और एज का यूज नहीं किया जाता। बिना लाइक और एज के यूज के ही हम इसकी तुलना करते हैं। देखिए कैसे, लाइफ इज ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है। तो जीवन की जो तुलना की गई है वो यात्रा के समान की गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ लाइक एज जैसे वर्ड का यूज नहीं किया गया, जबकि यहाँ किया गया। तो बस अंतर यही है, यहाँ भी तुलना की जाती है लेकिन बिना लाइक और एज के, तो वो मेटाफर कहलाएगा। नेक्स्ट, द क्लासरूम वाज ए जू, कक्षा एक चिड़ियाघर थी। मान लीजिए कोई टीचर गया, बच्चे शोर शराबा कर रहे, चिल्ला रहे थे, तो उसको कक्षा जो है चिड़ियाघर की तरह लगी। तो क्लासरूम की जो तुलना की गई किससे, जू से, लेकिन बिना लाइक और एज के, तो हमारा हो गया मेटाफर यानी रूपक। ये फिगर ऑफ स्पीच क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। क्या होता है, देखिए यहाँ पे, जब कोई नॉन लिविंग वस्तु है या नेचर है या कोई अमूर्त विचार है, इसको मानव गुण यानी ह्यूमन क्वालिटी दिए जाते हैं, यानी उन्हें ऐसे प्रस्तुत किया गया हो जैसे वो इंसान हो, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यानी उसको पर्सन के रूप में आपने उस गुण को जो है ह्यूमन क्वालिटी के रूप में दे दिए। जैसे द रिवर इज सिंगिंग, नदी गा रही है। अब हमें पता है नदी गाती नहीं है, लेकिन नदी को इंसानों की तरह गाने की विशेषता दे दी। ठीक है, द रिवर इज सिंगिंग, तो नदी गा रही है। देखिए, ये यही तो फिगर ऑफ स्पीच है। और है क्या, द रिवर इज सिंगिंग, नदी गा रही है, हम सामान्य यूज भी करते हैं, लेकिन नदी गा नहीं रही। तो नदी जो है, नदी को, क्योंकि गाता तो इंसान है, तो नदी को जो है इंसानों की तरह गाने की विशेषता दे दी, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। ऐसे ही अपॉर्चुनिटी नॉक्ड एट माई डोर, अवसर ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। अब अवसर कोई दरवाजे पे दस्तक, दस्तक तो कोई इंसान ही दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस तरह से पर्सोनिफिकेशन हो गया। द सन स्माइल एट अस, सूरज हम पर मुस्कुरा रहा है। अब देखिए, सूरज तो मुस्कुराता तो है नहीं वैसे इसमें इंसानों, लेकिन इंसानों का गुण दे दिया उसको। ठीक है, नेचर को किसका दे दिया, इंसान, ह्यूमन क्वालिटी दे दी, तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है एपोस्ट्रोफी, यानी जिसको हम कहते हैं संबोधन। जब किसी निर्जीव, नॉन लिविंग या कोई डेड व्यक्ति है या कोई एब्सेंट व्यक्ति को इस तरह संबोधित किया जाए जैसे वह सामने मौजूद हो और वो सुन सकता और जवाब दे सकता हो। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे ओ मदर इंडिया ब्लेस अस, हे भारत माता हमें आशीर्वाद दो। तो ओ मदर इंडिया,
यहाँ भारत माता को एक जीवित व्यक्ति के रूप में संबोधित किया गया है, मतलब ऐसे किया गया है जैसे वो हमारे सामने हो, हमारी बात को सुन सकता हो और हमारी बात का जवाब दे सकता हो। नेक्स्ट, ओ डेथ वाई आर यू सो क्रूर, हे मृत्यु तुम इतनी निर्दयी क्यों हो। अब मृत्यु है, देखिए सुन नहीं सकती, लेकिन हम फिर भी उसको ऐसे संबोधित कर रहे हैं जैसे वो सुन सकती है और उसका वो जवाब दे सकती है। तो कौन सा हो गया, एपोस्ट्रोफी। जैसे ओ मून वाई आर यू सो ब्यूटीफुल, ओ चांद तू इतना सुंदर क्यों है। नेक्स्ट हमारा आता है एंटीथीसिस। तो एंटीथीसिस यानी विरोध या प्रतिपक्षता जिसको हम बोलते हैं, जब एक ही वाक्य में दो विपरीत विचार यानी अपोजिट आइडिया को साथ में रखा जाता है ताकि प्रभाव डाला जा सके। तो अपोजिट आइडिया होंगे एक ही सेंटेंस में, तो आप समझ जाइए वो होगा एंटीथीसिस। जैसे स्पीक लेस लिसन मोर, यानी बोले कम और सुने ज्यादा। तो कम बोलना और ज्यादा सुनना दोनों कैसे हैं, यहाँ पे अपोजिट आइडिया है, विरोधाभासी विचार है, तो एंटीथीसिस हो गया हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। नेक्स्ट, यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ विक्ट्री ओनली आफ्टर लूजिंग इन स्ट्रगल, संघर्ष में हार कर ही जीत का मूल्य समझ आता है। तो विक्ट्री और लूजिंग दोनों दे दिया, तो यानी एक दूसरे से अपोजिट आइडिया हो गया। नेक्स्ट है ओल्ड मैन लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस वाइल यंग मैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, तो बूढ़े अनुभव से सीखते हैं, युवा गलती से। तो देखिए बूढ़े जो है ओल्ड मैन का यंग के साथ यहाँ पे हो गया, अपोजिट आइडिया हो गया, ठीक है। और एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे या मिस्टेक का हो गया, तो दो दो आइडिया आ गए, दो भी आइडिया आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ऑक्सीमोरन, ऑक्सीमोरन यानी विरोधार्थक शब्द। जब किसी वाक्य में एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों यानी अपोजिट मीनिंग वर्ड को एक साथ रखा जाए, एक साथ अपोजिट मीनिंग वर्ड हो, ठीक है। कैसे, जैसे देखिए इट वाज ए स्वीट पेन, ये एक मधुर पीड़ा है। तो स्वीट और पेन दोनों अपोजिट वर्ड है लेकिन दोनों साथ में है, स्वीट यानी मीठा और पेन यानी पीड़ा, तो दोनों विपरीत शब्द एक साथ रखे गए, तो हो गया हमारा ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट, इट वाज ए क्रूल काइंडनेस, ये एक क्रूर दया थी। तो क्रूल और काइंडनेस दोनों अपोजिट वर्ड है, साथ साथ है। इट वाज ए स्पीकिंग साइलेंस, तो स्पीकिंग और साइलेंस दोनों अपोजिट वर्ड हो गया, बोलना और चुप रहना, तो वह एक बोलता हुआ मौन था। तो यहाँ पे स्पीकिंग और साइलेंस अपोजिट वर्ड साथ साथ है, तो ऑक्सीमोरन हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है एपिग्राम यानी सुक्ति। इसमें क्या होता है, ये एक संक्षिप्त चतुर या तीक्ष्ण वाक्य होता है जिसमें गहरी बुद्धिमत्ता है, व्यंग छिपा होता है, एक तरह से व्यंग होता है, आप ये से मान लीजिए, और सरल होते हुए भी गहरे शब्दों के अर्थ को प्रकट कर देता है। तो जैसे हम लोकोक्ति मुहावरे वगैरह कहते हैं उस सेंस में होता है ये सुक्ति के रूप में एपिग्राम। तो जैसे साइलेंस इज द लाउडेस्ट स्क्रीम, तो यहाँ मौन सबसे ऊंची चीख है, तो ये एक तरह से सुक्ति के रूप में यूज किया गया है, तो एपिग्राम हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, बातें करना चांदी है लेकिन चुप रहना सोना है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, बालक ही मनुष्य का पिता है। देखिए कितना गहरा इसमें अर्थ छुपा हुआ है। सामान्य बचपन में कहते भी है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो बालक ही मनुष्य का पिता है। तो इस तरह के सेंस जिनमें आपको लगे कि कोई लोकोक्ति मुहावरा जैसा अगर हम बात करते हैं सामान्य, तो उसमें कोई व्यंग छिपा हुआ हो, कोई गहरी बात कही गई हो, तो वो सेंस जो है एपिग्राम में आएगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और होता है पैराडॉक्स यानी विरोधाभासी कथन। एक ऐसा कथन होता है जो पहली नजर में असंगत इलॉजिकल लगता है, वो आपको लगेगा भी वैसे यार ये क्या है, फालतू की बात है, तो वो पैराडॉक्स में आएगा। जैसे द बिगनिंग ऑफ द एंड, समाप्ति की शुरुआत। अब क्या है ये, आपको लगा इलॉजिकल है, तो वास्तव में ये पैराडॉक्स हमारा हो जाएगा फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे लेस इज मोर, कम ही अधिक है, ये क्या तुकबंदी है, मतलब एक इलॉजिकल वर्ड आपको लगे तो पैराडॉक्स कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा है मेटोनमी, यानी मेटोनमी क्या है, नाम का परिवर्तन है। जब किसी वस्तु या व्यक्ति का सीधा नाम ना लेकर उससे संबंधित किसी अन्य निकटवर्ती वस्तु व्यक्ति या विशेषता का जो है प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे, द पार्लियामेंट पास ए न्यू लॉ टुडे, आज संसद ने एक नया कानून पास किया। अब यहाँ जो पार्लियामेंट का यूज किया गया ना, ये पार्लियामेंट का यूज वहां बैठे सांसदों के लिए है, ठीक है ना। जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो संसद में कानून बनाते हैं, लेकिन यह शब्द किसका यूज किया गया,
पार्लियामेंट का। तो संसद का प्रयोग यहाँ बैठे सांसदों के लिए किया गया, मतलब नाम परिवर्तन। ठीक है, तो मेटोनमी हो गया। नेक्स्ट है द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। कलम जो है तलवार से शक्तिशाली है। यहाँ जो पेन का यूज किया गया है वो एजुकेशन या राइटर, शिक्षा या लेखन के लिए यूज किया गया है, जबकि स्वॉर्ड जो तलवार है यहाँ पे युद्ध या शक्ति के सेंस में इसका यूज किया गया है। द ताजमहल मैस्मराइज मी। तो ताजमहल ने मुझे आकर्षित किया। तो यहाँ पे देखिए ताजमहल ने आकर्षित नहीं किया, यहाँ सेंस जो हमारा क्या है, ताजमहल यहाँ पे पूरे मुगल वास्तुकला को प्रदर्शित कर, मतलब मुगलों की जो आर्ट थी, कला थी, उसको यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो मेटोनमी का मतलब होता है नाम परिवर्तन, जब किसी वस्तु या व्यक्ति का सीधा नाम ना लेके उससे संबंधित किसी और का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है स्नेक डकी यानी उपलक्षक या अंशवाचक। इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु, व्यक्ति या संपूर्ण चीज को उसके किसी भाग से दर्शा दे या उसके भाग को उस संपूर्ण से दर्शा दे, तब हम इसमें स्नेक डकी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करेंगे। देखिए कैसे, देर आर ए 100 रूफ्स इन दिस विलेज। इस गांव में 100 छतें हैं। तो यहाँ जो 100 छतें हैं ये 100 मकानों के सेंस में यूज हुई है, लेकिन उसके हमने पार्ट्स को दर्शा दिया, केवल छत को। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, एवरी टंग्स वाज चैंटिंग इंडियाज विक्ट्री। तो यहाँ पे हर जुबान भारत की जय बोल रही थी। तो हर जुबान का मतलब क्या है, हर व्यक्ति से है। तो उस व्यक्ति के एक भाग को हमने शो कर दिया, किसको, टंग को। वी शुड हैंड ओवर द नेशन टू गुड हैंड्स। हमें अच्छे हाथों में देश की बागडोर सौंपनी चाहिए। गुड हैंड्स, अच्छे हाथ का मतलब क्या है, अच्छे लोगों से है, यानी व्यक्तियों से है, अच्छे लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्लाइमैक्स। नेक्स्ट, क्लाइमैक्स का मतलब होता है जब कोई घटना क्रमबद्ध रूप से यानी सीरियल वाइज वो बढ़ते हुए क्रम में, इंटेंसिटी जो उसकी तीव्रता है कैसी हो, बढ़ते हुए क्रम में हो, तो क्लाइमैक्स का यूज किया जाता है। देखिए कैसे, द चाइल्ड क्राउल्ड देन वॉक देन स्टार्टेड रनिंग। बच्चा रेंगा पहले, फिर चला बढ़ते हुए क्रम में, फिर दौड़ने लगा। तो ये सीरीज हमारी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गई। तो ये जैसे रेंगना, चलना, दौड़ना एक बढ़ता हुआ क्रम है, तो क्लाइमैक्स यहाँ पे यूज किया जाएगा फिगर्स ऑफ स्पीच। जैसे वी रैन, वी रेस एंड वी फ्लू। हम दौड़े, फिर भागे और फिर उड़ने लगे। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स का जस्ट अपोजिट है एंटी क्लाइमैक्स। इसमें क्या होता है, हम नीचे की तरफ आते हैं, यानी जो डिक्रीज ऑर्डर है यहाँ आते हैं, घटते हुए क्रम में आते हैं कोई भी चीज के लिए। जैसे ही फॉट लाइक ये लाइन, रॉयड लाइक ए टाइगर एंड देन रन अवे लाइक ए माउस। शेर की तरह लड़ा, बाघ की तरह गरजा, फिर चूहे की तरह भाग गया। तो ये घटता हुआ क्रम है। पहले तो ऐसे दहाड़ा, लड़ा शेर की तरह, फिर बाघ की तरह गरजा, फिर चूहे की तरह भाग गया धीरे से। तो ये घटता हुआ क्रम एंटी क्लाइमैक्स। नेक्स्ट, ही रैन, जंप, फॉट एंड फाइनली फेल एस्लीप। वह दौड़ा, कूदा, लड़ा और आखिरकार थककर सो गया। तो घटता हुआ क्रम आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब होता है अनुकरण। जब किसी वाक्य में किसी ध्वनि यानी साउंड का सीधा अनुकरण किया जाता है, अर्थात किसी शब्द का उच्चारण उसी ध्वनि की नकल करता हो जिसे वह व्यक्त कर रहा हो। देखिए कैसे, जैसे द हॉर्स वाज रनिंग विथ ए क्लिप क्लॉप साउंड। तो घोड़ा जो है टप टप करके दौड़ता है। तो घोड़े की जो आवाज का साउंड होता है वो टप टप है, मतलब सीधा उससे संबंध है, इसका अनुकरण किया जा रहा है। तो यहाँ घोड़े की आवाज टप टप करके दिखाई गई। तो ये हमारा हो गया यहाँ ओनोमेटोपिया। नेक्स्ट है द रिवर वाज फ्लोइंग विथ ए स्प्लैश स्प्लैश साउंड। नदी की तो धार है ना, छप छप कर रही थी, छप छप जो है नदी की साउंड है। तो इस तरह के ये इसमें आ जाएगा फिगर ऑफ स्पीच में। नेक्स्ट हमारा आ गया एलिट्रेशन। एलिट्रेशन यानी अनुप्रास। जब किसी वाक्य, काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण का बार बार दोहराव होता है, कोई अक्षर हो सकती है, कोई ध्वनि हो सकती है, उसको जो बार बार होता है, इसमें जो है व्यंजन ध्वनि यानी कंसोनेंट की रिपीटेशन होती है। देखिए कैसे, ए बिग ब्लैक बग बिट ए बिग ब्लैक बियर। एक बड़ी काली कीट ने एक बड़े भालू को काटा। तो यहाँ पे जो देखिए बी 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 बी, मतलब ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है, कौन सा है, कंसोनेंट है। तो एलिट्रेशन हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए सी सेल्स बाय द सीसोर। तो यहाँ देखिए एस 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 एस, एक ही जो है साउंड बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो एलिट्रेशन हो गया।
नेक्स्ट आता है हमारा एजोनेंस। एसोनेंस यानी स्वर अनुप्रास, एक ही स्वर ध्वनि यानी वोवल साउंड को बार बार रिपीट होगा। वोवल साउंड यानी ए ई आई ओ यू का, यहाँ तो कंसोनेंट हो रहा था शुरू में, ठीक है, यहाँ कौन सा होगा, रिपीटेशन हमारा वोवल्स का होगा। देखिए कैसे, आई लाई डाउन बाय द साइड ऑफ माई ब्राइड, तो लाई यानी एल के बाद आई ई, लाई, साई एस के बाद आई, साई, और ब्राई बी के बाद आर के बाद आई, तो यहाँ ए ई आई ओ यू का जो है ये बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे एसोनेंस। जैसे द रेन इज स्पेन स्टेज मैनली इन द प्लेन, तो रेन देखिए स्पेन यानी क्या है, ए आई, ठीक है, मैनली एम ए आई, और प्लेन ए आई, तो ये जो है ए ई आई ओ यू का जो रिपीटेशन हो रहा है ये हमारा आएगा किसमें, एसोनेंस में। नेक्स्ट हमारा है हाइपरबोली यानी अतिशयोक्ति, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। देखिए कैसे, हर लाफ्टर वाज सो लाउड दैट द होल सिटी इकोड, तो यहाँ पे उसकी हंसी की आवाज सुनकर पूरा शहर गूंज उठा। ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है, बड़ा चढ़ा के कह दिया साहब इतना जोर से ऐसा कि पूरा शहर गूंज उठा, तो ये हाइपरबोली हो गया। ऐसे देखिए, आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम बट यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया फिर भी तुम नहीं समझे। अब कोई किसी को 1000 बार समझाता है कि एक बार दो बार समझा सकता है, तो हाइपरबोली बड़ा चढ़ाकर बातें की गई। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा है पन, जिसे हम बोलते हैं स्लैश। यहाँ क्या होता है, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, मतलब एक के एक से ज्यादा अर्थ निकलेंगे। देखिए कैसे, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक ए बनाना, तो यहाँ जो फ्लाइज है इसका मतलब होता है उड़ना, और दूसरा जो फ्लाइज है इसका मतलब होता है मक्खियां, तो एक ही वर्ड है, अलग अलग मीनिंग यूज हुए, ठीक है। द स्नेक्स शुड डाई बट द स्टिक शुड नॉट ब्रेक, तो यहाँ जो लाठी की बात हो रही है दो सेंस में यूज हो गई, ठीक है। एक तो हमारी लाठी जो है हथियार के रूप में यूज हो गई, और दूसरी फोर्स यानी बल के रूप में यानी बलशाली के रूप में उपयोग हो गई, तो सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, दोनों काम हो जाए। नेक्स्ट हमारा है लिटोटिस या लाइटोटिस भी बोलते हैं। इसमें क्या है, जब किसी बात को सीधा न कहकर उसके विपरीत शब्दों का प्रयोग करके उसकी पुष्टि की जाए, इसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करके ही किसी बात को सकारात्मक रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी नेगेटिव वर्ड इसमें यूज होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे द बॉय इज नॉट लेस इंटेलिजेंट, वह लड़का कम होशियार नहीं है, कम होशियार नहीं है मतलब वो बहुत होशियार है, इसका मतलब यही हुआ, लेकिन इसको विपरीत सेंस में कहा जा रहा है, नॉट वर्ड का यूज किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, द इंडिया टीम इज नॉट वीक, इंडिया की टीम कमजोर नहीं है, इसका मतलब इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। नेक्स्ट हमारा जो आता है ट्रांसपर्ड एपिथेट। ट्रांसपर्ड एपिथेट यानी विशेषण विपर्य, जब किसी व्यक्ति की विशेषता, गुण या भाव को उससे संबंधित किसी अन्य वस्तु पर स्थानांतरित कर दिया जाए, ठीक है ना, मतलब उसके गुण विशेषता को किसी दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जाए, इसमें भावना व्यक्ति की होती है लेकिन उसे किसी वस्तु से जोड़ा जाता है, जैसे ट्रांसफर किया जाता है। देखिए कैसे, ही वॉज वॉकिंग अलोन ऑन द ग्लूमी रोड, वह उदास सड़क पर अकेला चला, तो ग्लूमी रोड का यूज किया गया, तो यहां जो है उदास, सड़क उदास नहीं है, उदास कौन है, जो सड़क पर चल रहा है, जो लड़का चल रहा है वो उदास है, लेकिन इसको ट्रांसफर कहां कर दिया, किसी दूसरी वस्तु के साथ, तो रॉड के साथ ग्लूमी जोड़ दिया, यानी उदास जो शब्द है किसके साथ जोड़ दिया, रॉड के साथ, जबकि होना कहां चाहिए था, लड़के, वास्तव में उदास कौन है, लड़का है, तो उदासी को सड़क पर ट्रांसफर कर दिया, यानी रोड पर, ग्लूमी को रोड पर ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट, द टायर्ड नाइट पास क्विकली, थकी हुई रात जल्दी बीत गई। अब हम सब जानते हैं कि रात तो थकी हुई नहीं है, थका हुआ तो आदमी है, लेकिन जो इसमें क्या है, टायर्ड जो है इसको नाइट के साथ जोड़ दिया गया, तो ये कौन सा हो गया, ट्रांसफर एपिथेट। नेक्स्ट हमारा आएगा इरोनी, या जिसे हम आयरनी भी कहते हैं, व्यंग। इसमें शब्दों का अर्थ और वास्तविक स्थिति विपरीत होती है, कोई व्यंग लगता है, कोई हास्य हुमर ऐसे फील होता है। देखिए कैसे, ही इज सो काइंड दैट ही नेवर हेल्प्स एनीवन, वह इतना दयालु है कि कभी किसी की मदद नहीं करता। भाई जब दयालु है तो मदद करेगा, क्यों नहीं करेगा,
तो विपरीत स्थिति दर्शाती है, यानी शब्दों का अर्थ वास्तविक स्थिति से कैसा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो हास्य जैसा लगता है एक तरह से। भाई वो दयालु है तो मदद करेगा ही ना, क्यों नहीं करेगा। आई जस्ट लव स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज, मुझे लंबी कतारों में खड़ा रहना बहुत पसंद है। अब किसी को पसंद है क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वास्तविक स्थिति से विपरीत बातें की जा रही है। नेक्स्ट हमारा है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है, इसमें क्या होता है, कोई गूढ़ार्थ होता है। गूढ़ अर्थ कैसे होता है, जब किसी कठोर अप्रिय अशिष्ट शब्द की जगह सौम्य कोमल और सभ्य शब्द का इस्तेमाल किया जाए। आपको लगे कि कोई वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसके लिए हम कोई कल्चरल वर्ड का यूज करें, यानी कोई ऐसे अच्छे वर्ड का यूज करें ताकि वो सेंटेंस हमारा सही हो जाए, तो उसको हम यूफेमिज्म कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे, यहाँ पे ही पास्ड अवे, वे स्वर्ग सिधार गए। अब आप यहाँ पास्ड अवे की जगह डेथ लिखते, भाई वो मर गया, तो देखिए कितना और शब्द लगता है, यानी अच्छा नहीं लगता, हमको कठोर शब्द लग रहा था, वो मर गया, लेकिन वे स्वर्ग सिधार गए, कितना अच्छा शब्द लग रहा है, मतलब एक तरह से सौम्य है, सभ्यता वाला शब्द है। तो ये हमारा हो जाएगा यूफेमिज्म। नेक्स्ट है ही इज डिफरेंटली एबल्ड, ये किसी विशेष योग्यता वाला व्यक्ति है। अब आप कहोगे साहब वो तो विकलांग है, तो हैंडीकैप जो वर्ड होता है उसकी जगह पे हमने यूज किया डिफरेंटली एबल, यानी एक विशेष हमने शब्द यूज ऐसा किया जो हमें सभ्य लगे। तो इस तरह के जो है फिगर ऑफ स्पीच कहलाएंगे यूफेमिज्म। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे सभी इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए आप तो या फिर हमारी वेबसाइट है srjajoria.com, इसका ये स्कैनर है, या स्कैन करके भी आप जा सकते हैं, डायरेक्ट SR जाजोरिया भी सर्च कर सकते हैं गूगल पे, या फिर आप हमारा ऐप प्ले स्टोर पर जाइए, SR जाजोरिया ऐप जो है आप डाउनलोड करें, और वहां से आप सभी जो है पीडीएफ नोट्स प्रिंट और डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।